कहते हैं कि जब बुरा वक्त होता है तो अपने साथ छोड़ जाते हैं। इलेक्शन से पहले इनेलो का भी यही हाल था, बुरा वक्त आ गया था उनके। एक तो पार्टियां दो बट गईं और आप धुरंधर लोग जो बड़ा स्तंभ थे आप सब छोड़ गए इनेलो को। आप छोड़ गए, परमिंदर ढुल छोड़ गए, अशोक अरोड़ा छोड़ गए। मतलब उस वक्त में आपने इनेलो को अकेला कर दिया। महसूस होता है इस वक्त? बीजेपी ने आपको टिकट भी नहीं दी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार का सवाल है, ये तो लुटेरों का गिरोह है। मतलब आप भी मानते हैं कि प्रदेश में शराब घोटाला हुआ है, रजिस्ट्री घोटाला हुआ है और दुष्यंत चौटाला ने ऐसा किया, पैसे इकट्ठे किए। देश और ये प्रदेश कोरोना काल झेल रहा था और ये जेजेपी वाले रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे, शराब घोटाला कर रहे थे, धान घोटाला कर रहे थे, प्रदेश को लूट के खा रहे थे। आप कहते हैं कि बीजेपी की मजबूरी है इसलिए जेजेपी जरूरी है उनके लिए, कि इंडिपेंडेंट को अलग अलग संभालना पड़ेगा और इनके 10 हैं, इनमें एक को ही संभालना, एक को ही लूट की छूट देनी है, वो दे रखी है। क्या आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी एक अलग पार्टी बना सकता है अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले दिनों में? मुझे क्या लगता है, आपने प्रश्न इसलिए पूछ लिया, आपको भी लगता है। ऐसे क्या हुड्डा साहब ने आपसे कोई बात की है या बड़े चौटाला साहब ने आपसे कोई बात की है कि अब माजरा साहब बीजेपी में तो नहीं या बीजेपी छोड़ेंगे तो फिर आप हमारे साथ आइए? कभी क्या ऐसी कोई बात हुई? मुझे अगर चुनाव लड़ने की अब की बार जरूरत पड़ी या मैं समझूंगा उस टाइम तक, तो मैं किलायत भी लड़ दूंगा और उचाना भी लड़ दूंगा। सुन लिया। और ये पूरा इंटरव्यू सुनने वाला है हरियाणा की जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है। आज हमारे साथ रामपाल माजरा जी हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे और काफ़ी लंबे समय से फ़ोन आ रहे थे कि रामपाल माजरा जी का आप इंटरव्यू कीजिए। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। मौका इस वजह से है क्योंकि आज ही रामपाल माजरा साहब ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है, यानी बीजेपी को छोड़ दिया है। इसलिए आज इनके साथ हम बात करते हैं। दूसरा, हरियाणा की राजनीति में बहुत कम ऐसे डिसेंट नेता हैं या बहुत सुलझे हुए नेता हैं कि अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से कहने वाले, और वो जो थोड़े से डिसेंट नेता हैं उनमें से रामपाल माजरा जी भी एक हैं। माजरा साहब, सबसे पहले तो आज जो बीजेपी को आपने अलविदा कहा है, छोड़ी है, हालांकि क्यास लंबे समय से लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आप बीजेपी को छोड़ेंगे। आज जो मौका है, इस मौके पर बीजेपी को छोड़ना, इसके पीछे वजह क्या है और आगे क्या? पिछले दिनों से जब से किसानों के कानून का अध्यादेश जारी हुआ जी, तब से मैंने कई पूर्व विधायकों को इकट्ठा किया और सबसे जानकारी हासिल करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे। तो मेरा दिल भी इस बात पे आया कि लोग क्या कहेंगे अगर हम खामोश रहे तो सारा जमाना हमें क्या कहेगा। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। माजरा साहब, आप इनेलो के बड़े स्तंभ थे, आप थे, अशोक अरोड़ा जी, परमिंदर जी, आप बड़े लोग थे इनेलो के। लेकिन चुनाव से पहले आप तीनों इधर उधर चले गए। ठीक है, आप बीजेपी में चलेंगे, परमिंदर जी बीजेपी में चलेंगे, अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस में चले गए। बीजेपी ने आपको टिकट भी नहीं दी। तो मतलब उस समय टिकट नहीं दी, उसके बाद आप इतना लंबे समय तक बीजेपी में क्यों बने रहे? क्या कुछ और आपको लग रहा था, कोई और भरोसा आपको दिया गया था? क्योंकि आप बड़े चेहरा थे, उसके बावजूद भी आपको टिकट नहीं दी थी? नहीं, मेरी तो केवल मात्र उनके साथ उसी दिन बात हुई थी और जब मैं चला गया था, मुख्यमंत्री ने कहा था, उसके बाद मैंने कोई ना उनसे कोई मिलना हुआ, ना जुलना हुआ, ना ही किसी से किसी प्रकार का उन्होंने मुझसे वादा भी नहीं किया था और न मैंने उसके सिवाय एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि राजनीति में, फील्ड की में अगर कोई प्रतिनिधि बन करके तो अपना रोल अदा कर सकता है, नॉमिनेट होकर के नहीं, और नॉमिनेशन का मेरा सवाल ही नहीं था। और इतना कोई लंबा समय भी नहीं हुआ था
केवल किसान आंदोलन बीच में आ गया और ये फार्म जिला आ गए, जिसकी वजह से कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 दौर की बात करी और उनकी टस से मस नहीं हुए, उनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। वो किसानों को जिस प्रकार से बच्चे बूढ़े और जवान दिल्ली में पड़े थे, उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि ये लोग दिल्ली में ठंडी रातों को कैसे गुजार रहे हैं। वो तो सत्ता के पालनों में झूलते रहे और सरकार को चूसते रहे। नहीं, आप मेरी ये बता, अगर जब आपको टिकट नहीं मिली तो क्या इस बाबत आपने बातचीत की थी कि मेरे को टिकट क्यों नहीं? भी आप इनेलो छोड़कर बड़े चेहरे थे, गए थे, इस बारे में कभी बात नहीं हुई? उन्होंने एक हवा बनानी थी, कुछ लोगों को ले जाकर के 5-4% वोटों का फर्क डालना था, वो डाल गए, परंतु जाने से उनको फायदा हुआ और विपक्ष को भी ये मान के चलो 50 सीटें विपक्ष जीता है, ये 40 सीट पे ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। अन्यथा तो अगर ये इस तरह की हवा ना बनाते तो इनकी सीटें ही बहुत कम आनी थी और ना ही राज बनना था, ना ही सरकार इनकी बननी थी। और फिर भी जोड़ तोड़ से पैसे के बलबूते पे या केंद्र सरकार के दबाव में गवर्नमेंट बनाने में सक्षम हुए, कामयाब हुए। और मैंने जब टिकट वितरण हो चुका था तो उसके बाद क्या कहना था, इन्होंने अपना फ़ायदा हमसे उठाना था, उठा लिया। कोशिश तो की थी इन्होंने एक ट्रैक्टर रैली निकाल कर, लेकिन वो बहुत जल्दी लोग विरोध करने लगे। माजरा साहब, अब आगे क्या? अब आपने बीजेपी छोड़ दी, अब आगे क्या? मतलब क्या किसी पार्टी में जाएंगे? सामने कौन है? सामने कांग्रेस है, सामने इनेलो है, सामने जेजेपी है, तो मतलब उनमें से कहीं किसी में, या फिर एक अलग राह माजरा साहब की होने वाली है? मैं ये समझ के चला हूँ कि फिलहाल इस देश में किसान, मजदूर, मजलूम, गरीब, व्यापारी और कर्मचारी का आंदोलन शीर्ष पे है। आज तो केवल किसानों का झंडा बुलंद करने की ज़रूरत है और राजनीतिक फैसला किस दल में जाए, क्या कोई मंच बनाया जाए या किसी के साथ मिलके चला जाए, वो तो बाद की बातें हैं। जब समय आएगा तभी फैसला लेंगे। अपने सम्मान विचारों के लोगों को इकट्ठा करके इस प्रकार की रणनीति बनाएंगे ताकि ऐसे कानून बनाने वाली सरकार दोबारा से सत्ता में ना आए और फिलहाल तो केवल किसानों की लड़ाई को मजबूत करेंगे। हमने ये भी सुना है कि अब आपसे संपर्क तो कर ही रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे इनेलो है, आपसे संपर्क वो कर रहे हैं कि आप उनकी पार्टी में जाएं। हमने ये भी सुना है कि कहीं ना कहीं आपकी बात कांग्रेस में चल रही है, हो सकता माजरा साहब कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस उनको उचाना से लड़वाएगी क्योंकि कलायत में जेपी है। ऐसा कुछ है क्या? जहाँ तक कांग्रेस में जाने का अभी ना किसी नेता ने मुझसे संपर्क किया और ना ही अभी तक कोई टिकट का वितरण हुआ। अभी से अंदाजे ये करना कि कौन उचाना से लड़ेगा और कौन कलायत से लड़ेगा, ये संभव नहीं। और अभी मैं उस पार्टी में हूँ भी नहीं, उसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। परंतु मैं मेरे बारे में ज़रूर बता सकता हूँ कि मुझे अगर चुनाव लड़ने की अब की बार ज़रूरत पड़ी या मैं समझूंगा उस टाइम तक, तो मैं कलायत भी लड़ दूंगा और उचाना भी लड़ दूंगा। मतलब दोनों आपके ऑप्शन हैं? मेरे लिए दोनों एक से ही हैं और मैं दोनों जगह से भी लड़ सकता हूँ। वैसे क्या हुड्डा साहब ने आपसे कोई बात की है या बड़े चौटाला साहब ने आपसे कोई बात की है कि अब माजरा साहब बीजेपी में तो नहीं या बीजेपी छोड़ेंगे तो फिर आप हमारे साथ आइए? कभी क्या ऐसी कोई बात हुई है? मैं चौटाला साहब से मिला था, तो ओम प्रकाश चौटाला मेरे घर भी आए थे और मैं अभय सिंह चौटाला से भी बातचीत करता रहता हूँ, वो भी करते रहते हैं। ठीक है। उन्होंने मेरे से पूछा था क्या कि मैं हरियाणा विधानसभा से त्यागपत्र दे दूं, तो मैंने कहा था ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। विधानसभा के सेशन के हिसाब से तो आप जीरो हो जाओगे, नथिंग रहोगे, परंतु समाज में जाके फील्ड में जाके आप समथिंग हो जाओगे। ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे आज कहा था कि आपने मेरा तो इस्तीफा 27 तारीख को मैंने तो दे दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी से आप भी दो। मैंने भी उनका सुझाव मान लिया। आज की ही बात है। मतलब अभय सिंह ने आपकी बात मानी और आपने उनकी बात मान ली? बिल्कुल, मैंने उनकी भी बात मानी कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप त्यागपत्र दे दो, इस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ो अब तो। मैंने कहा आज ये छोड़ दी। मैं अगर अभय सिंह के साथ आपकी बातचीत होती है, मिलना होता है और इतनी बड़ी बात आपने बोल दी, तो इसका मतलब आप इनेलो में भी वापस जा सकते हैं?
एनलो में या कांग्रेस में, आप में या बहुजन समाज पार्टी में अभी तक जाने का कोई मन नहीं है। कोई किसी प्रकार का किसी नेता से मेरी कोई जुबान मैंने नहीं करी हुई, ना ही मेरी कोई बातचीत हुई। अभी तो मैंने राहें केवल किसान आंदोलन के लिए ही तैयार किए हैं, और आगे के रास्ते तो मैं सम विचारों के लोगों को इकट्ठे करके सबसे सलाह मशवरा करके तभी तय करूंगा। अभी कह नहीं सकता कि कहाँ जा कर के राजनीति में शामिल होना है। माजरा साहब, अगर हम अब आते हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स पे, बहुत लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को बड़े अच्छे से समझते भी हैं। अब जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है वो किस उस चौराहे पर खड़ी है और आगे क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? किसान आंदोलन चल रहा है, बीजेपी का दूसरा टर्म है, बीजेपी जेजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं। इनेलो की क्या सिचुएशन है वो आप समझते हैं, कांग्रेस की क्या है वो आप समझते हैं। तो इस समय हरियाणा की राजनीति कहां खड़ी है और आगे कहां जा सकती है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार का सवाल है, ये तो लुटेरों का गिरोह है। मैं सभी को तो नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता वो सारे एक से हैं, तो इसमें ईमानदार भी हैं, इसमें मुख्यमंत्री ईमानदार है, होम मिनिस्टर ईमानदार है, परंतु अगर आप शराब घोटाले की फाइल दबाते हो, आप एसआईटी बनाने की जगह एससीटी बनाते हो, अगर आप उस एससीटी की रिपोर्ट को भी दबा के बैठ जाते हो, तो फिर सक्की सुइयां मुख्यमंत्री जी आप पे भी जाती हैं। और इसी प्रकार से जजपा वालों की बात यही है कि शराब घोटाला, दान घोटाला और आपका रजिस्ट्री घोटाला, रजिस्ट्री घोटाले में सारे तहसीलदारों पे हरियाणा के इकट्ठे पैसे किए गए, सारे सेलर वालों पे धान घोटाले के पैसे इकट्ठे किए गए, और वो पैसे लेकर के वो न जाने वो घोटाले कहाँ गए। पैसा हजम, सारा काम खत्म, और इनका काम है लूटो खाओ पियो मौज करो। मतलब आप भी मानते हैं कि प्रदेश में शराब घोटाला हुआ है, रजिस्ट्री घोटाला हुआ है और दुष्यंत चौटाला ने ऐसा किया, पैसे इकट्ठे किए हैं। अगर ईमानदारी से हरियाणा के होम मिनिस्टर को बिठाओ मेरे सामने, अगर वो ये कह दे शराब घोटाला नहीं हुआ तो मैं मान जाऊंगा नहीं हुआ, परंतु वो ईमानदारी से ये कहता है कि शराब घोटाला हुआ है और उसकी बात नहीं मानी जा रही कि उसने एसआईटी बनाई, उसकी जगह एससीटी बनी मिली, उसने आज भी विजिलेंस को दे रखा है, कोई किसी प्रकार की उसको रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, उसको दबाया जा रहा है शराब घोटाले को। रजिस्ट्री घोटाला भी हुआ है, शराब घोटाला भी हुआ। देश और ये प्रदेश कोरोना काल झेल रहा था, और ये जेजेपी वाले रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे, शराब घोटाला कर रहे थे, धान घोटाला कर रहे थे, प्रदेश को लूट के खा रहे थे, और इन्होंने इतने छोटे से कार्यकाल में इस प्रदेश के लोगों को इतना तंग कर दिया, इतना लूट लिया कि आज त्राही त्राही कर उठा है हर मतदाता, इनके तौबा तौबा करता है जो जिन्होंने जेजेपी की वोट दी थी। आपको ऐसा मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर ईमानदार हैं लेकिन वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, वो फाइलें दबाकर बैठे हैं भ्रष्टाचार की? वजह क्या हो सकती है इसके पीछे कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? कुर्सी सबको प्यारी लगती है, कुर्सी से चिपट रहना, सरकार को चलाना, सरकार में बने रहना, ये इसलिए मैंने मुख्यमंत्री की बात की है कि वो फाइल दबाए बैठे हैं। मैंने होम मिनिस्टर की बात ये कही है कि नहीं, वो मानते हैं कि शराब घोटाला हुआ है, रजिस्ट्री घोटाले हुए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सरकार को चलाने के लिए इस सारी बात पे पर्दा डाले हुए हैं, आंख बंद कर रहे हैं, उनके सामने सारी तस्वीर सामने आई हुई है। सारे ठेकेदारों से 5% पहले से ही ले लिया जाता है। इस प्रदेश के पीडब्ल्यूडी महकमे में भारी भ्रष्टाचार है, सारे महकमे जो जेजेपी वालों पे हैं सब में भ्रष्टाचार है। आप कहते हैं कि बीजेपी की मजबूरी है इसलिए जेजेपी जरूरी है उनके लिए, आपका ये मानना है? तो निर्दलीय भी हैं, निर्दलियों के सहारे भी सरकार चल सकती है, तो फिर जेजेपी को साथ रखना बीजेपी की मजबूरी क्यों है? कि इंडिपेंडेंट को अलग अलग संभालना पड़ेगा, और इनके 10 हैं, इनमें एक को ही संभालना पड़ेगा।
जेजेपी के 10 एमएलए की जरूरत नहीं, एक को संभालना है, एक को ही लूट की छूट देनी है, वो दे रखी है। और उधर से इंडिपेंडेंट में से एक मिनिस्टर है, बाकी के चेयरमैन हैं, उनको इतना ही बहुत है। इसके सिवाय राज चलाने के लिए यही तरीका ठीक है कि अगर जेजेपी गठबंधन से पीछे हट जाए तो इंडिपेंडेंट तो आज़ाद तो न जाने कब मुंह मोड़ जाएं। सारे के सारे मिनिस्ट्री मांगेंगे। वो ये सोचते हैं कि एक जेजेपी के हेड को ही दे दो तो फिर ज़रूरत नहीं और किसी की सरकार चलती रहेगी, मौज मस्ती होती रहेगी। माजरा साहब, अब आते हैं सत्ता में बीजेपी जेजेपी है तो बाकी बची कांग्रेस और एक इनेलो, या जैसा आप कहते हैं आप है बहुजन समाज पार्टी है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में कुछ उनका हो जाए। तो आगे क्या मतलब, अगर बीजेपी जेजेपी आपके हिसाब से लोगों के मतलब अब पसंद की नहीं रही जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर आगे क्या, हरियाणा की राजनीति में आगे क्या? हरियाणा की राजनीति में सब तस्वीर साफ होती नज़र आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में पार्टीबाजी है। कांग्रेस पार्टी कई हिस्सों में बटी हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी के टिकट अब की बार भी ठीक बट जाते, अगर कई नेताओं के टिकट ना कटे होते तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। परंतु आगे भी डर इसी बात का है कि वहाँ भी आपाधापी है टिकटों में और मुख्यमंत्री की पद के लिए। और जहाँ तक अगली तस्वीर आप पूछ रहे हो, मैं ये मान के चलता हूँ अगली तस्वीर है कांग्रेस बनाम INLD की हरियाणा में। हरियाणा अभय सिंह के इस्तीफा देने के बाद अभय सिंह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? इनेलो की फ्यूचर की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि फिलहाल इनेलो 0 पर आ गई है, एक भी विधायक उनका नहीं बचा है। ये मैं मानता हूं कि इन लोग आज के दिन हाशिए पे है, परंतु उसका जो भी कार्यकर्ता बचा है वो समर्पित है। आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुत बड़ी पार्टी थी, जो ओम प्रकाश चौटाला संगठन के माहिर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी, सभी नेताओं ने मेहनत करी। उसमें से बहुत से साथी कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में चले गए, जेजेपी में चले गए, उसके बाद भी बची है। और ये उनका साहसपूर्ण निर्णय है। अभय सिंह चौटाला को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हरियाणा के MLA शिप की कुर्सी को छोड़ दिया। बड़े प्रयास के बाद, क्या नहीं करना पड़ता, वो इलाहाबाद की सीट जीत के आए थे और उन्होंने हरियाणा विधानसभा में भी अपनी जिस प्रकार से प्रस्तुति की और प्रतिनिधित्व किया वो सराहनीय रहा। और अब जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसानों के आंदोलन का स्पष्ट है कि एक पाले में किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, देश की जनता है। दूसरे पाले में सरकार है, कॉरपोरेट घराने हैं, पूंजीपति हैं। जो लोग किसानों के साथ आना चाहते हैं और किसानों का झंडा उठाना चाहते हैं, उनमें अभय सिंह चौटाला ने पहल करके एक नया इतिहास रच दिया। और अब जनता का दबाव दूसरे विधायकों पर भी ये पड़ेगा कि आप भी अभय सिंह चौटाला का अनुसरण करो, आप भी इस्तीफा दो। और दूसरे पाले में जिसने पूंजीपतियों के पालने में झूलना है, सत्ता में रहना है, बीजेपी में रहना है या सरकार के साथ रहना है या बड़े बड़े घरानों के साथ रहना है, वो दूसरे पाले में रहेंगे। आज हरियाणा प्रदेश में दो ही और देश में दो ही पाले हैं। एक किसान खड़े हैं, दूसरे में ये पूंजीपति खड़े हैं। पूंजीपतियों के साथ सरकार है और किसानों के साथ जनता है। आखिरी सवाल है माजरा साहब, कहते हैं कि जब बुरा वक्त होता है तो अपने साथ छोड़ जाते हैं। इलेक्शन से पहले इनेलो का भी यही हाल था, बुरा वक्त आ गया था उनके। एक तो पार्टियां 2 बट गईं और आप धुरंधर लोग जो बड़ा स्तंभ थे, आप सब छोड़ गए इनेलो को। आप छोड़ गए, परमिंदर ढुल छोड़ गए, अशोक अरोड़ा छोड़ गए। मतलब उस वक्त में आपने इनेलो को अकेला कर दिया। महसूस होता है इस वक्त? नहीं, अपनी अपनी परिस्थितियां रही। भारतीय जनता पार्टी की एक चाल थी कि किसी प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ा जाए, क्योंकि बीएसपी के गठबंधन के साथ 20-20 हज़ार लोगों की रैलियां होने लगी थी। अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में
20,000 30,000 की गैदरिंग होना सरकार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा किसी प्रकार से लोकदल को तोड़ा जाए, फिर गठबंधन को तोड़ा जाए। वो इसमें कामयाब रहे और अब भी विपक्ष को बच के रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिशें रची गई, कभी इनको पंजाब के कहा गया, कभी इनको कांग्रेस के कहा गया, कभी इनको अलगाववादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, SYL का मुद्दा उठाया गया। तरह तरह से जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस पे झंडा भी लहराया एक पंथ का गया, ये किसान आंदोलन को इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचे हैं। ये जहाँ इन लोगों को तोड़ सकते हैं या अब ये कांग्रेस को तोड़ेंगे। अच्छा, इनकी रणनीति ये रहेगी कि किसी प्रकार से कांग्रेस को भी तोड़ा जाए, किसी प्रकार से उसमें से नेताओं को लड़ा भिड़ा करके किसी प्रकार से एक पार्टी उसमें से रीजनल बनाई जाए। और इस बात के लिए कांग्रेस को सचेत रहना चाहिए। जहाँ तक लगता है कुछ आगे कांग्रेस भी 2 हिस्सों में बटेगी। फूट डालो और राज करो, इनकी नीति है। मुझे तो ये लगता है कि जब हमारी पार्टी तोड़ दी इन्होंने तो ये उसको भी तोड़ सकते हैं। और मैं तो कांग्रेसाई थी, वो जो बलवते ले रही थी, और मैं तो ये बात मान के भी चलता हूँ। जो ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला अपने बेटे ओम प्रकाश जी चौटाला अपने बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला अपने भाई अजय सिंह चौटाला के प्यार मानते थे। वो चाहते थे कि अजय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बने, उन्हीं को आगे हरियाणा की राजनीति में किया हुआ था। अभय सिंह चौटाला केवल सिरसा में रहते थे, वो तो अपने भाई के लिए प्राणों की बेदी भी देने को तैयार थे। परंतु आहिस्ता आहिस्ता कभी उनको MP में, कभी उनके बेटे को MP बनाया, उनकी बेटे की माँ को विधानसभा में पहुंचाया। तो ये बात लगता था कि प्रदेश में उनको ही आगे किया हुआ है। जब हमारी पार्टी में थे, अलग होने की बातें चल रही थी, तो फिर चौधरी साहब सोचने लगे किसी प्रकार से इन्हें पीछे किया जाए, अभय सिंह चौटाला को आगे किया जाए। ऐसा होता नहीं, जिसको पहले कमांड दे दी जाए वो फिर अपना आप सभी जाके सभी क्षेत्रों में अपने अपने आदमी बना लेता है। तब वो निकल चुका था समय कि अजय सिंह का परिवार पीछे हो और अभय सिंह चौटाला आगे आ सकें। अभय सिंह चौटाला तो केवल छोड़ने के लिए उस वक्त भी तैयार थे कि मैं सारा कुछ छोड़ने के लिए अजय सिंह चौटाला के लिए तैयार हूँ, पर ये किसी प्रकार से नया गठन ना करें, नई पार्टी ना बनाएं, ना नया संगठन पैदा करें। परंतु जो ओम प्रकाश चौटाला ने पहले ही उनको राष्ट्रीय महामंत्री, महासचिव बनाया, इंशो का प्रधान बनाए, राष्ट्रीय प्रदेश की बागडोर उनको, युवा की बागडोर उनको, MP वो, फिर MLA हो, तो फिर कैसे संभव था? हमें तो तब जा कर के निर्णय लेना पड़ा कि भाई अदने मन से तो अब क्या कर सकते थे। तो कोई दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। माजरा साहब, चलिए एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं। आपने जो कांग्रेस की सिचुएशन बताई है कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है, टिकटों लेके अभी भी मारामारी होगी, हो सकता है बीजेपी कांग्रेस को भी तोड़े, क्या आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी एक अलग पार्टी बना सकता है अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले दिनों में? तो मुझे क्या लगता है, आपने प्रश्न इसलिए पूछ लिया, आपको भी लगता है। और ये हरियाणा की राजनीति की दीवारों में से भी आवाज़ आ रही है, दीवारों पे भी लिखा गया है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी खुद बनाएंगे या उनके कोई और साथी बनाएंगे। मैं तो ये कहूँ भी किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वालों ने बच के रहना चाहिए कांग्रेस वालों को, कभी उनकी पार्टी को ना तोड़ दें। अब हमारे पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया, जिसकी वजह से हमें कोई कहीं जाना पड़ा, कोई कहीं जाना पड़ा। आज कार्यकर्ता बेचारे मारे फिरते हैं। उनका तो क्या गया, उनका तो परिवार से 5 विधायक हैं और वो राजनीति में परिवार सदाई आगे रहा है। और हमारी तो दुआएं हैं उनके प्रति भी, ठीक रहे, परिवार फले फूले। परंतु राजनीतिक तौर से हमारे बहुत कार्यकर्ताओं को ये बात सहन करनी पड़ी, बड़ी हानि हुई और बहुत कष्ट है। थैंक यू सो मच माजरा साहब। आपने सुना माजरा साहब से, हमने एक एक बात पर, एक एक पहलू पर चर्चा की है।
इनकी आगे की राजनीति उस पर चर्चा हुई है, प्रदेश की आगे की राजनीति उस पर चर्चा हुई है, कांग्रेस के बारे में चर्चा हुई है, इनेलो, बीजेपी, जेजेपी हर के बारे में चर्चा हुई है। अब इस चर्चा पर आपकी राय क्या है? आपने पूरा इंटरव्यू सुन लिया और यह पूरा इंटरव्यू सुनने वाला है हरियाणा की जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग। अब इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा और इस इंटरव्यू को आपने शेयर भी करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो सही रिपोर्ट है, चाहे किसान आंदोलन की अपडेट है, कोई भी अंदर की बात है या फिर कुछ और हरियाणा के बड़े मसले की, तो फिर इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली रिपोर्ट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।